Hey, what's up guys? लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रायगढ़ के पाली में है एक बहुत ही फेमस गणपति टेम्पल जिसे बल्लालेश्वर के नाम से जाना जाता है और इसी मंदिर के पीछे है सरसगढ़ किला। अभी हम हैं सरसगढ़ के टॉप पे। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, आप कैसे पहुँच सकते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये जानने के लिए देखते रहिए आज का ये एपिसोड। सुबह के 5:10 हो रहे हैं और हम रेडी होकर निकल रहे हैं सरसगढ़ ट्रैक के लिए। यह है पुणे का फेमस बास्केट ब्रिज, जिसे हैंगिंग ब्रिज भी कहा जाता है, और सुबह की लाइटिंग में यह बहुत बढ़िया लग रहा है। सरसगढ़ पुणे से है 121 किलोमीटर और यहाँ आने के लिए हमको पुणे से लोनावला, खोपोली और वहां से पाली आना पड़ेगा। ये पुणे से करीब 2.5 घंटे की ड्राइव है। एक्सप्रेस हाईवे से हमने अब लिया है एग्जिट और अब हम हैं खोपोली पाली रोड पर। खोपोली से पाली है करीब 40 किलोमीटर। अगर आप मुंबई से यहाँ पर आ रहे हो तो एक्सप्रेस हाईवे से आपको खालापुर एग्जिट लेना पड़ेगा और यहाँ से राइट टर्न लेके खोपोली पाली रोड पर 35 किलोमीटर ड्राइव करके आपको पहुँचना पड़ेगा पाली। मुंबई से ये डिस्टेंस है 99 किलोमीटर। पाली पहुंचने से पहले ये आया है छोटा सा जंगल का पैच और ये ड्राइव हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम पाली ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं और ये है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सरसगढ़ फोर्ट। और जैसे जैसे पाली और पास आता है वैसे वैसे सरसगढ़ किला और प्रोमिनेंट हो जाता है और उसे देखते देखते हम पाली कब पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। पाली फेमस है अपने बल्लाळेश्वर देवस्थान के लिए, तो चलिए करते हैं बप्पा के दर्शन। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर अतिशेंदुराची, कंठी सलके बाल मुक्ता फळांची। जय देव जय देव, तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस जाऊं मैं, तुम आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना, मेरी बिगड़ी बनाना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव, देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा। गणपति बप्पा के सुखद दर्शन के बाद हम मंदिर से आ गए हैं कुछ 500 मीटर आगे और यहाँ पार्क कर दी है अपनी कार। यहाँ सामने लगा है सरसगढ़ किले का बोर्ड और यहीं से सरसगढ़ का ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक शुरू करते ही हमको दिखता है एक और बोर्ड जहाँ पे हमको मिलती है सरसगढ़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन। इसे पढ़कर हम चल पड़ते हैं सरसगढ़ की ओर। सुबह के 8 बज रहे हैं और हल्की हल्की ठंड में हमने शुरू किया है अपना ट्रैक। सामने दिख रहा है सरसगढ़ फोर्ट। ये पुनेरी पगड़ी के जैसा दिखता है, इसके लिए इसे पगड़ी सा किला भी कहते हैं। इस किले से पाली और आसपास के अन्य गांवों का विहंगम दृश्य दिखाई देता है, इसीलिए इस किले का उपयोग मुख्य रूप से निगरानी के लिए किया जाता था।
बहामनी साम्राज्य के सूबेदार अहमद शाह ने कोकण पर आक्रमण किया और इस छापे में सरसगढ़ को अपने कब्जे में ले लिया। स्वराज की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण होने के कारण शिवाजी महाराज ने फिर इसे स्वराज में शामिल कर लिया। इसकी तटबंदी और मजबूत करने के लिए उन्होंने उस वक्त 2000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी। उसके बाद काफी वर्षों तक ये किला स्वराज का अभिन्न अंग बना रहा। लेकिन संभाजी महाराज के बलिदान के बाद सरसगढ़ और कई अन्य किले औरंगजेब ने ले लिए। रास्ते में हमको ये प्लास्टिक की बोतलों का ढेर दिखा है। गाइस प्लीज ये मत कीजिए। तो हमने ऑलमोस्ट 1/3 ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आने में 15-20 मिनट ही लगे हैं, लेकिन जैसे आप देख रहे हो पसीने छूट रहे हैं क्योंकि ये किला कोंकण में है और यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है। बादलों ने सूरज को ढका हुआ है, इसके लिए धूप नहीं लग रही, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत हो रही है। चढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़े जा रहे हैं। कहा जाता है कि मध्य युग में इस किले के साथ साथ नीचे वाले गांव को भी किले बंद किया गया था। पुराने दस्तावेजों में इस गांव का मामलेपाल नाम से उल्लेख मिलता है। यह है किले का फर्स्ट वाटर टैंक। राजाराम महाराज के शासनकाल में ये किला शंकराजी नारायण ने मुगलों से ले लिया था। फिर सुधागढ़ और सरसगढ़ ये दोनों किले घोर के पंत सचिव को दिए गए और आखिर तक वो उन्हीं के अधीन रहे। इस किले की खासियत ये है कि ये कभी भी ब्रिटिशों के अधीन नहीं था और इस पे उन्होंने कभी भी कोई तोड़फोड़ नहीं की। तो हमारा यहाँ पे होता है 2/3 ट्रैक कंप्लीट। अबाउट 45 मिनट्स यहाँ पे आने के लिए लगे हैं। सुबह का टाइम है, इसके लिए जल्दी जल्दी हम चल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी पसीना बहुत आ रहा है। यहाँ थोड़ी सी अच्छी हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। यह है नीचे का पाली विलेज जहां से हम चल के आए हैं। नीचे एक हेलीपैड भी दिखाई दे रहा है। यहाँ आके रास्ता हो जाता है ख़त्म और ये शुरू हो जाती हैं सीढ़ियाँ जो पत्थर में काट के बनाई गई है। ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं एक केव के पास जहां हमें दिखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पपीज। इस केव को बहुत सारे वीडियोस में हिडन केव कहा गया है। अब ये सामने दिखने वाली केव हिडन क्यों है ये मुझे नहीं पता। इस केव को फिलहाल इन पपीज ने अपना घर बना लिया है, लेकिन पुराने ज़माने में ये सैनिकों के विश्राम के लिए बनाई गई थी। यहाँ रहकर सैनिक आसपास की गतिविधियों पर नजर रखा करते थे। यहाँ पहुँच के हमने इस केव को एक्सप्लोर किया और इन पपीज के साथ थोड़ा वक्त बिताते हुए विश्राम किया, क्योंकि अब यहाँ से आगे खड़ी चढ़ाई शुरू होने वाली थी।
केव से आगे बढ़ते ही हमें दिखती है पत्थर में तराशी हुई ये बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, जिन्हें चढ़ के हमें फोर्ट में प्रवेश करना है। दिखने में बड़ी आसान लग रही हो, लेकिन फिर भी ये चढ़ना इतना आसान नहीं। 1.5 फुट की एक सीढ़ी है और चढ़ने में हालत ख़राब हो रही है। काफ़ी थका देने वाली सीढ़ियाँ है ये, लेकिन हमारी बेटियाँ तो झट से चढ़ गई और हमारा यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। तो ये है वो सीढ़ियाँ जो हम चढ़ के आए हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमको दिखता है किले का प्रवेश द्वार। यहीं से हम किले के अंदर प्रवेश करेंगे। यहाँ पे ये दरवाज़ा हाल ही में लगाया गया है। इस दरवाजे से प्रवेश करने के बाद सबसे पहले हमें दिखती है सैनिकों के लिए बनाई गई ये देवड़ियाँ। ये भी पत्थर में तराशी गई है। प्रवेश द्वार के पास पहुंच के ऐसा लगता है कि सीढ़ियां खत्म हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि कुछ और सीढ़ियां चढ़ना शेष है। ये सीढ़ियां चढ़ के हम पहुंच जाते हैं प्रवेश द्वार की तटबंदी के ऊपर और यहाँ से दिखता है ये दृश्य। यहाँ से दाईं ओर जाती है एक ट्रेल जो हमें ले आती है इस ध्वज के पास। प्रवेश द्वार की दाईं ओर है ये तटबंदी और यहीं से है ऊपर जाने का रास्ता। तटबंदी से आसपास के परिसर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। ये देखकर हम चलते हैं ऊपर, जहाँ पे हमें दिखती है बहुत सारी पत्थर में तराशी हुई केव्स। ऊपर पहुंचकर सबसे पहले हमको दिखता है ये वाटर टैंक। यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है। इस वाटर टैंक के लेफ्ट में है एक बड़ी सी केव और उसी के पास है एक और बड़ा सा वाटर टैंक। इस टैंक का पानी भी साफ नहीं है। इस केव में हमको दिखाई देती है हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति। ये केव काफ़ी बड़ी है और अगर रात में आप यहाँ पे ट्रेक कर रहे हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। 1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे है एक सीरीज ऑफ केव्स। यहाँ तक पहुँचने में हमको लग गया था 1.5 घंटा और हम काफ़ी थक गए थे। इन केव्स के पास चल रही थी ठंडी ठंडी हवा, इसलिए हमने आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम किया। थोड़े से विश्राम के बाद अब हम चल पड़े थे फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। इसके लिए हमको करनी थी इस पगड़ीनुमा विशालकाय पत्थर की परिक्रमा। परिक्रमा मार्ग में हमें दाईं तरफ दिखती है फोर्ट की वॉल और बाईं तरफ बहुत सारे वाटर टैंक्स। ये है यहाँ का 3rd वाटर टैंक जिसका नाम है औदुंबर हौद। ये देखो बढ़िया साफ पानी है ये। इस वाटर टैंक का पानी बहुत साफ है और पीने योग्य है।
इस मार्ग में हमें बहुत सारे वाटर टैंक्स देखने को मिलते हैं जिसमें साफ पानी है और ये पीने योग्य है। बड़ी बड़ी केव्स को एक्सप्लोर करते करते अब हम पहुंच गए हैं किले की दूसरी तरफ। यहाँ पर है एक चोर दरवाज़ा। चलिए नीचे चल के इसे देखते हैं। इस दरवाजे से नीचे उतरने के बाद यहाँ दिखती है एक फोर्ट वॉल और कई सारे सूखे वाटर टैंक्स। यहाँ से नीचे के व्यूज भी बढ़िया दिखते हैं और इन्हें देखकर हम वापस चलते हैं अपनी परिक्रमा पूरी करने के लिए। परिक्रमा मार्ग में हमको दिखा है ये एक और बड़ा सा वाटर टैंक। ये यहाँ का सबसे बड़ा वाटर टैंक है। पानी यहाँ पे बहुत साफ नहीं है, लेकिन ऊपर की सतह क्लियर करके नीचे का पानी पिया जा सकता है। इस वाटर टैंक के सामने ही है इस किले का महाद्वार। पुराने ज़माने में ये राजमार्ग हुआ करता था और राजदरबार के लोग यहीं से आवागमन करते थे।
महाद्वार के पास है ये टूटा हुआ चबूतरा। शायद यहाँ पे पुराने ज़माने में एक मंदिर हुआ करता था। अब यहाँ पे कुछ अवशेष ही दिखाई देते हैं। इस मार्ग से अब हमें ऊपर चढ़ना है। यहाँ से ऊपर चढ़ के हम पहुँच जाएंगे फोर्ट के हाईएस्ट पॉइंट पर। यहाँ पहुँचने के लिए हमको करनी पड़ेगी थोड़ी सी रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग सुन के डर मत जाना, क्योंकि ये बहुत ही आसान सी है। इस मार्ग में दिखता है हमको ये वाटर टैंक और पत्थर में तराशी हुई कुछ और सीढ़ियाँ। ये है इस ट्रैक का आखिरी पैच और इसे चढ़ के हम फाइनली पहुंच जाते हैं फोर्ट के हाईएस्ट पॉइंट पर। फोर्ट के इस हाईएस्ट पॉइंट पर है केदारेश्वर मंदिर और अब हम वहीं पर जा रहे हैं। यहाँ दूर से ही दिख रहा है एक तालाब जिसमें बसा है केदारेश्वर मंदिर और ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। घूमते घामते रुकते रुकाते हमको पाली से यहाँ तक पहुँचने के लिए लगे हैं करीब 3 घंटे। सुबह के 11 बज रहे हैं और अच्छी खासी धूप अब यहाँ पे हो रही है। यह है केदारेश्वर मंदिर और यहाँ पे एक बहुत ही पीसफुल सी वाइब है और इसी पीसफुल वाइब से 3 घंटे की चढ़ाई की थकान ऐसे ही गायब हो गई है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर शिव जी के दर्शन करने के लिए। यह है यहाँ का सुंदर सा केदारेश्वर शिवलिंग और इसके पीछे ही है छत्रपति शिवाजी महाराज की छोटी सी प्रतिमा। और यह है पाली के बल्लाळेश्वर श्री गणेश। इस मंदिर में शिव जी के दर्शन करके हमें बड़ा ही सुकून मिला। यही दृश्य है पाली गांव का, जहां से हम चढ़ के आए हैं। तीन घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अब हमको लग रही थी कस के भूख, तो हमने खोला अपना पिटारा और उसमें से निकले रेडी टू ईट के पैकेट्स। आज के मेन्यू में था लाच्छा पराठा और पनीर दरबारी। अब देखिए इसका टाइम लैप्स और आ जाइए हमारे साथ लंच एंजॉय करने के लिए। ये है आज का हमारा लंच। आओ आ जाओ खाने। लंच के बाद मंदिर में हमने किया थोड़ा सा विश्राम और चल पड़े वापस नीचे। चलो उतरो।
जिस रास्ते हम चढ़े थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम उतर रहे थे और यहाँ पे थे कुछ रॉक पैचेस और ऊपर से बहुत तेज़ धूप, तो चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इस तेज़ धूप में चलते चलते हमने अपनी परिक्रमा कंप्लीट की और फाइनली वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरुआत की थी। ये वही केव है जहां सबसे पहले हम रुके थे। यहाँ हमने कुछ देर और विश्राम किया और फिर चल पड़े नीचे पाली गांव की ओर। तो कैसे लगी आपको आज की हमारी ये डेस्टिनेशन? कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक लाइफ इज़ एन एंडलेस वेकेशन के साथ जुड़े रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।